क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरीफाई ए को मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ऑफ ए से। इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब हम इसको देख के बनाते हैं जो हमें गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ होता है। गिवन मैट्रिक्स अगर 2x2 का दिया हुआ है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे बनाते हैं? 2x2 से बनाते हैं। अगर गिवन मैट्रिक्स हमें 3x3 का दिया हुआ होता है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का बनाते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 2x2 का दिया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का बनेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है। ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है और बाकी सब जो है वो 0 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें प्रूफ करना है दोनों साइड्स तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। हम इधर लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए और एडजॉइंट ऑफ ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए गिवन है, हम क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ए क्या दिया हुआ है? 2 -4 3 और -6। अब क्योंकि 2x2 का है तो इसका एडजॉइंट ईजिली निकल सकता है। किस तरह से? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट 2x2 का होता है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं। यानी इधर 2 है तो 2 इधर आ जाएगा और -6 इधर है तो इधर आ जाएगा। और इन दोनों के साइन तो +3 है, इधर क्या हो जाएगा? -3। -4 है तो इधर क्या आ जाएगा? +4। अब हमें क्या करना है? ए को मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू क्या है? 2 -4 3 और -6। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? -6 -3 4 और 2। यानी के बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो हम 2x2 में क्या करते हैं? अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो तो 2 ब्रैकेट +3, इसके बाद भी ब्रैकेट, -4 के बाद ब्रैकेट और -6 के बाद ब्रैकेट। अब क्योंकि ये 2x2 का है तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखने के बाद सेकंड टाइम पे लिख देंगे। यानी 2 +3 -4 और -6। अब इसके बाद हम जब फिल करना स्टार्ट करते हैं इसको तो किस तरह से फिल करते हैं? पहले में क्या आता है? -6। रॉस को हम कॉलम के साथ से देखते हैं तो -6 के बाद क्या आएगा? 4। उसके बाद -3 ये वाला, उसके बाद 2। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस तरह से? 2 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 +3 4 ज़ा 12। इसके बाद -4 और -6 माइनस माइनस +6 4 ज़ा 24। -6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24। देन इसके बाद 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 +3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस +4/3 12 -12। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 12 - 12 0, 24 - 24 0, 6 - 6 0, 12 - 12 0। ये क्या है? ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम कौन सी साइड सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड, जो कि क्या है? इधर हम लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे तो ए क्या है? 2 -4 3 और -6। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं? AD - BC। AD तो A क्या है? 2, D क्या है? -6 -BC। B क्या है? 3, C क्या है? -4। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 माइनस माइनस +12 12 - 12 ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। अब वैल्यू क्या थी? ए डिटर्मिनेंट और आई। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0 और आई की जगह पे 2/2 का मैट्रिक्स विच इज़ 1 0 0 और 1। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी और इससे भी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0/1 0
0 बाय 0 0, 0 बाय 0 0, 0 बाय 1 0। तो ये किसका आंसर आ गया? राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, राइट हैंड साइड का भी आंसर था यही था। तो हम क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। हमें इनवर्स मालूम करना है एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हम इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अगर हमें ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यानी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। जब इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम इधर फिल करेंगे, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? इनवर्स मालूम हो जाएगा। इन क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनवर्स वाले, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ गया, यानी ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है सिंगुलर आ रहा होगा, तो आगे इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 -2 2 और -1। तो ए डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं? ए डी माइनस बी और सी, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का दिया हुआ है। 3/3 के लिए हम वही फॉर्मूले वाला काम करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 - 3 इज़ 1। अब क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ पॉसिबल। नॉन सिंगुलर होगा तो ये पॉसिबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आ रहा था तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो ये नॉट पॉसिबल आ जाता। अब पॉसिबल है तो हम आगे सॉल्व करेंगे किस तरह से। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से निकालते हैं? 2/2 का। इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन, +2 है इधर -2 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। ए इनवर्स इक्वल्स टू, क्योंकि 1/1 1 अपॉन 1 1 ही होता है, और जब 1 इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी ऐसे ही। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो इधर हम सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमें बी क्या दिया हुआ है? 3 5 6 और 10। जब बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से, -6 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? 5 से। अब बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 10 ज़ा 30, -6 5 30, 30 - 30 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो इट इज़ सॉरी, क्योंकि सिंगुलर 0 के बराबर है तो सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। अब पार्ट सी, हमें 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आया तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, और अगर नॉन सिंगुलर आया तो फिर हम आगे वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले सी क्या दिया हुआ है हमें? 2 3 2 1 2 1 1 1 और 2। क्योंकि 3/3 में हम क्या करते हैं? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एक्सपेंडिंग बाय रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सी इक्वल्स टू, पहले हम लेंगे +2,
अब +2 लेने के बाद ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 1 2, तो 2 1 1 2। इसके बाद हम क्या लेंगे -1, जो हम एलिमेंट लेंगे वो वाली रॉ और वो वाला कॉलम छोड़ देंगे, 3 2 1 2 बच जाएगा, 3 2 1 2। इसके बाद +1 लिया है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3 2 2 1, 3 2 2 1। अब इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर AD माइनस BC, 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2, +1 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 इज़ 3 -1, 6 - 2 इज़ 4 +1, 3 - 4 इज़ -1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 -4 -1, 6 - 4 इज़ 2, 2 - 1 इज़ 1। तो ये क्या आ गया, C डिटर्मिनेंट ऑफ C इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। अब आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ऑफ C निकालेंगे सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ C, क्योंकि यहाँ 3/3 का है तो हम एडजॉइंट ऑफ C किस तरह से निकालेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इसका क्या ले लेंगे फिर, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के लिए हमें पहले ये सारे कोफैक्टर्स पता होने चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम C11 किस तरह से फाइंड करेंगे, C11 के लिए -1 ऐसे ही आता है। अब 1 और 1 है तो इधर क्या आ जाएगा 1 + 1। इसका डिटर्मिनेंट C11 का मतलब क्या है, ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 1 2, तो 2 1 1 और 2। -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1 इज़ 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 पे पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1, 4 - 1 इज़ 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, ये क्या आ गया C11। अब C12 फाइंड करेंगे, C11 के बाद C12, तो किस तरह से लिखते हैं, -1 आता है इधर, और क्योंकि 1 और 2 है तो इधर 1 + 2। अब पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ का दूसरा कॉलम, ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम और ये रॉ छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3 2 1 2, 3 2 1 2। फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 2 इज़ 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे AD माइनस BC से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 -2 1 द 2, -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, क्योंकि पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, 6 - 2 इज़ 4, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4। अब क्या फाइंड करेंगे, C13 का मतलब क्या है, -1 की पावर 1 + 3। ये हम एडजॉइन के लिए कर रहे हैं सारी वर्किंग। तो पहली रॉ तीसरा कॉलम, पहली रॉ तीसरा कॉलम, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3 2 2 1, तो 3 2 2 और 1। -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 3 इज़ 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, तो -1 के ऊपर पावर इवन है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 3 - 4 इज़ -1, 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, ये क्या आ गया C13। ना अब सेकेंड रॉ स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रॉ का मतलब क्या है, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी -1 की पावर 2 + 1। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, सेकेंड रॉ पहला कॉलम छोड़ देंगे, सेकेंड रॉ और पहला कॉलम, तो क्या बचेगा 1 1 1 2, तो 1 1 1 और 2। -1 की पावर क्या आ गई, 2 + 1 इज़ 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, -1 पे पावर क्योंकि ऑड है तो ये -1 रहेगा, 2 - 1 1, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1, ये क्या आ गया C21। सॉरी, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1।
C21 के बाद C22, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 2, दूसरी रॉ का दूसरा कॉलम, तो दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 2 2 1 और 2 2 2 1 और 2, इसका डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 2 = 4, 2 2 = 4 -2 1 = 2, -1 पे पावर इवन है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 4 - 2 = 2, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये क्या आ गया C22। अब C23 -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 3, तो 2 + 3 का मतलब क्या है दूसरी रॉ का तीसरा कॉलम, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 2 1 2 1, तो 2 1 2 और 1, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 3 = 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2, -1 पे पावर इवन है तो -1, 2 - 2 = 0, तो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, C23 क्या आ गया 0। अब क्या फाइंड करेंगे C31, तो C31 का मतलब क्या है तीसरी रॉ का पहला कॉलम, तो C31 के लिए क्या होगा -1, 3 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद हमें तीसरी रॉ और पहला कॉलम को छोड़ना है, क्या बचेगा 1 2 1 1, तो 1 2 1 1, -1 की पावर क्या आ जाएगी 3 + 1 = 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 -2 1 = 2, -1 की पावर 4 इवन है तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, 1 - 2 = -1, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, C31 आ गया। अब C32, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 2, और 3 2 का मतलब क्या है तीसरी रॉ और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 1 1, तो 2 3 1 1, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे C32, -1 3 + 2 = 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, 3 1 = 3, -1 की पावर 5 क्योंकि ऑड है तो -1 आ जाएगा, 2 - 3 = -1, तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ये आ गया C32। अब क्या फाइंड करेंगे C33 यानी तीसरा रॉ तीसरा कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 3, तीसरा रॉ तीसरा कॉलम छोड़ देना है तो इधर क्या आएगा 2 3 1 2, तो हम इधर क्या लिख देंगे 2 3 1 2, तो -1 की पावर क्या आएगी 3 + 3 = 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3, -1 की पावर 6 पॉजिटिव 1 हो जाएगी पावर क्योंकि इवन है, 4 - 3 = 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, C33 क्या आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, किस तरह से, अब हमें एडजॉइंट निकालना था तो हमने एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ होता है, तो हमने इन सब की वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर दी। अब हम ट्रांसपोज लेंगे, किस तरह से एडजॉइंट ऑफ C लिखा, जो रॉ होती है उसको हम कॉलम बना देते हैं, यानी 3 - 4 और -1 है तो 3 - 4 और -1, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाएगा और तीसरी रॉ जो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब क्योंकि हमें C इन्वर्स मालूम करना है तो C इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, तो A डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था 1, एडजॉइंट ऑफ A हम यहाँ एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ A क्या है 3 - 4 -1 -1 2 0 -1 1 और 1, ये आ गया। अब 1/1 का मतलब क्या है 1, और जब 1 को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर बिल्कुल सेम यही आ जाएगा जो एलिमेंट्स हैं, तो 3 - 4 -1 -1 2 0 और -1 1 और 1, ये किसका आंसर आ गया C इन्वर्स का। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो ये भी 3/3 का दिया हुआ है, तो 3/3 में हम क्या करते हैं डी इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ D मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ D, तो क्योंकि 3/3 का है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं प्लस माइनस और प्लस से डिटर्मिनेंट ऑफ D निकाल लेते हैं। अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ D सॉल्व करने से 1 आया है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल होगा। जब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं उसके बाद हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ D,
एडजॉइंट ऑफ डी का मतलब क्या है, D11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इस ये जो को फैक्टर है हम सबसे पहले इनको फाइंड करेंगे। तो D11 के लिए -1 के लिए 1 के लिए -1 और पावर क्या आ जाएगी 1 + 1 क्योंकि 1 1 है। अब क्योंकि लिए 1 फर्स्ट रॉ का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 -2 -1 और 1 लेंगे, 1 -2 -1 और 1। तो जब इसका डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा D11 का -1। इस तरह D12 जब लेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1 + 2, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो -4 6 -1 और 1, -4 6 -1 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया -2, -2 आंसर आ गया। अब D13 फाइंड करेंगे। अब D13 के लिए पावर क्या आ जाएगी 1 + 3 और इसका डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, और D13 सॉल्व करेंगे तो आंसर 2। इसी तरह कंटिन्यूसली D21 का आंसर D22, D23, D31, D32, D33 का आंसर लेने के बाद ये सब हम किस में फुल कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी में। फिर जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज हम रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम। थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इन्वर्स का। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या आया था 1, तो 1/1 1 होता है, और इसको जब हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी सेम। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो 5 दिया हुआ है, ये भी 3/3 का है। तो हम 3/3 में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस माइनस और प्लस लगाते हैं। अब प्लस माइनस और प्लस से हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट क्या है इसका 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ई निकालते हैं। पूरा ये कोफैक्टर्स लिखने के बाद ट्रांसपोज, हमें E1 निकालना है। तो E11 क्या आ गया 5, E12 क्या आ गया -6, E13 क्या आया है -2, E21 -5, E22 7, E23 4। अब इसके बाद E31 की वैल्यू क्या है -5, E33 की 3 और E32 की 4। अब इन सब वैल्यूज़ को मैंने क्या करा, एडजॉइंट में फिल करके ट्रांसपोज फाइंड किया इसका। तो उसका ट्रांसपोज हम किस तरह से निकालते हैं, रॉ को कॉलम बना दिया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/5 सिंपल बना रहा था, तो एज इट इज़ इन्वर्स का आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब 1/5 है, तो इस 1/5 को 5 से भी -5 से भी, यानी इसके सारे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 से भी 1/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5 से भी, -5 से भी, -6 से भी, 7 से भी, 4 से भी, और -2 से भी, और 4 से भी, और 3 से भी। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, इधर भी -1 और इधर भी 1। और जब इन सबको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ई इन्वर्स का 1 -1 -1, और इन सबको डिवाइड करवाएंगे तो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। अब हमें यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म के बजाय इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इनको दोनों तरीके से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर्स रूल से भी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जब भी आएगा तो हम उसको किससे सॉल्व करेंगे, x = A इन्वर्स B। अब जो हमें यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर नंबर्स कोफिशिएंट जो दिए हुए होते हैं, यहाँ पर x भी आएगा, जो हमें कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं उन कोफिशिएंट को सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे। क्या दिए हुए 2 3 रॉज और कॉलम बना देंगे, -4, और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ये पहला मैट्रिक्स बन गया। अब इनके साथ जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हमें x और y दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x और y, क्योंकि अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x + 3y पहली इक्वेशन बन जाएगी, -4x + 1y दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वलिटी एज इट इज़ लगाएंगे। उसके बाद जो हमें इक्वलिटी के बाद दिए हुए 14 और 28 ये हो जाएगा क्या, b। तो अब हमें किससे सॉल्व करना है, x = A इन्वर्स B। तो ये जो नंबर है ये A है, ये A को रिप्रेजेंट करता है, ये A को रिप्रेजेंट करता है, ये x को रिप्रेजेंट करता है, और ये B को रिप्रेजेंट करता है। x फाइंड करना है हमें। x के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A इन्वर्स और B हमें पता है, लेकिन हमें A इन्वर्स नहीं पता। तो हम सबसे पहले A इन्वर्स मालूम करेंगे A से। तो A इन्वर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो A इन्वर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A।
तो ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलता है, डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी से। तो ए मैट्रिक्स में देखें ए क्या है 2, डी क्या है 1, ये माइनस बी क्या है 3 और सी क्या है -4। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 2 -3 माइनस प्लस 3/4 12, 2 + 12 14। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 14 के बराबर आया है, विच मीन्स दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, अदरवाइज हम नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, अब क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि 2/2 का है तो 2/2 में क्या होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो इन दोनों की पोजीशन यानी 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चले जाएगा, 1 यहाँ और 2 यहाँ, और इन दोनों के साइन +3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स में पुट कर देंगे। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 14 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 1 4 -3 और 2। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये 14 है तो 1/14 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी और इससे भी। तो 1 को जब 1/14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/14 ऐसे ही आ जाएगा। -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/14 से तो -3 3 1 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 14 ऐसे ही आ जाएगा। 4/14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/14 है, 4/14 तो 2 2 द 4 2 7 द 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/7। अब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/14 से, तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/14 से तो 2 1 2 2 7 14। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/7। अब सेम क्वेश्चन को हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल्स के लिए आपको ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट देते हैं, उन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। इसी तरह a2 का डिटर्मिनेंट देते हैं और a का डिटर्मिनेंट देते हैं, दोनों का जो भी आंसर आता है उनको आपस में डिवाइड करवा देते हैं। अब यहाँ a1 a2 और a यूज हो रहा है। a सबसे पहले अगर हम a को देखें तो a किसके बराबर होता है, a1 a2 b1 b2 के। a1 किसके बराबर होता है, c1 c2 b1 b2 के, और a2 किसके बराबर होता है, स्मॉल a1 a2 c1 c2। ये को फैक्टर्स हैं किसके, a के, a1 के और a2 के। अब यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दी हुई है, तो यहाँ a1 a2 हम किस तरह से लिखेंगे, a1 क्या है 2, a2 क्या है -4, यानी x के जो कोफिशिएंट होंगे a1 और a2 -4। इसी तरह y के जो कोफिशिएंट होंगे वो b1 b2 होंगे। b1 क्या है 3 और b2 क्या है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1। अब c1 और c2 जो कांस्टेंट होंगे यानी 14 और 28, ये क्या होंगे c1 और c2। अब ये फाइन हो गए। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ए किसके बराबर होता है, a1 a2 b1 b2 के। तो इधर अगर मैं वैल्यूज़ फिल करूं तो a1 a2 क्या है 2 और -4, b1 b2 क्या है 3 और 1। अब क्योंकि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड होगा, पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 -4 3 और 1, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड होता है, a क्या है 2, ad माइनस bc से करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। इस तरह -3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -4 से। तो 2/1 2 माइनस प्लस 3/4 12, 2 + 12 इज़ 14। ये क्या आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर आया है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या है
नॉन सिंगुलर। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो इट इज़ पॉसिबल। अब ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1 और A2 निकाल लेंगे, देन हम एक्स वाई की वैल्यू बनाएंगे। तो फॉर इधर क्या लिख देंगे, फॉर A1 डिटर्मिनेंट। तो A1 के डिटर्मिनेंट के लिए A1 की वैल्यू लिखेंगे। A1 किसके बराबर होता है, A1 हमने यहाँ पढ़ा था, A1 बराबर होता है C1 C2 B1 B2। तो C1 C2 B1 B2 इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। C1 क्या है 14 और C2 क्या है 28, तो द 14 28, B1 B2 यानी 3 और 1, तो 3 और 1। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलता है, 14 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से, -3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 28 से। तो 14/1 14 और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84, और 14 को जब हम 84 से माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। अब ये क्या आ गया A1। अब किस, और साइन क्योंकि बड़े नंबर का आता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे -70। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर A2 का डिटर्मिनेंट। अब A2 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, A2 का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A1 A2 C1 C2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A2 = B1 B2 C1 C2 मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इनकी वैल्यूज़ अब पुट करेंगे तो B1 किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पर B1 B2 नहीं A1 A2 आएगा, और A1 A2 किसके बराबर है, A1 बराबर है 2, A2 बराबर है 14 के, बल्कि -4 के, C1 बराबर है 14 के और C2 बराबर है 28 के। ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 से, -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से। तो 2 को जब 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56, माइनस माइनस प्लस, 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 56, 56 + 56 72। तो ये किसका डिटर्मिनेंट आ गया, A2 का। अभी सारे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो A1 का डिटर्मिनेंट क्या आया था -70 के, और A का डिटर्मिनेंट आया था 14 के बराबर। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 14 1 = 14, 14 5 = 70। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू के लिए वर्क करेंगे। तो इधर हम क्या लिख देंगे, फॉर y की वैल्यू क्या, y किसके बराबर होता है, A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो A2 का डिटर्मिनेंट यानी 72 और A का डिटर्मिनेंट यानी 14। तो जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 56 + 56 102 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 102। तो 14 को जब 102 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। सो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, x, y = x की वैल्यू क्या आई है -5, जबकि y की वैल्यू क्या आई है 8। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब जो हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से आंसर निकाले थे वो भी -5 और 8 थे, जबकि जो हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करा है वो भी -5 और 8 है। तो मेथड जो भी हो, आप लोगों का आंसर किसी को भी फॉलो करेंगे, कोई सा भी मेथड फॉलो करेंगे, चाहे इन्वर्जन मेथड चाहे क्रैमर रूल, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब पार्ट 2 है 2x - 4y = -12 और 2y + 3x = 0। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो 2 2 -4 और 3 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले x है तो हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कर किस फॉर्म में, पहले x की वैल्यू को लिखेंगे फिर y की वैल्यू को, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ x है पहले और यहाँ पर y है, और यहाँ y है पहले और फिर x है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे तो 2x - 4y = -12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3x हम पहले लिखेंगे, x वाले पहले
और फिर उसके बाद प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमें पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। तो हमें पहले x क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कोफिशिएंट के वेरिएबल्स क्या दिए हुए हैं, x और y। तो x ये आ जाएगा, a क्या है 2 3 -4 और 2, 2 3 -4 और 2। b क्या है, इक्वालिटी के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो b होती हैं, तो -12 और 0। x a और b सेपरेट कर लिया। अब हमें क्योंकि यहाँ पर a इन्वर्स यूज़ हो रहा है तो हम a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स के लिए a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलता है, ad माइनस bc से। तो अगर हम a मैट्रिक्स को देखें तो उसमें a b c d, a क्या है 2, d क्या है 2 माइनस ये वाला, उसके बाद b क्या है -4 और c क्या है 3, ये आ गया। अब इसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस 4/3 12, 4 + 12 16। तो a डिटर्मिनेंट क्या आ गया 16। अब 16 आ गया क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट इज़ पॉसिबल। ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे ए बी लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम अगर 2/2 का होता है तो सिंपली इन दोनों की पोजीशन, अब यहाँ पे 2 और 2 ही हैं, इसका इन दोनों के साइन, तो -4 इधर आके +4 और इधर +3 इधर आकर -3, ये हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब इन्वर्स पर आ जाते हैं, ए इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 16, एडजॉइंट ऑफ ए 2 -3 4 और 2। अब इस 1/16 को इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 × 1/16, 4 × 1/16, -3 × 1/16 और 2 × 1/16, ये आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, 2 8 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8, 4 1 4, 4 4 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। ये कैंसिल नहीं हो सकते तो -3/16 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 2, 2 8 16, तो 1/8, ये क्या आ गया ए इन्वर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी होता है, x की जगह पर हमने x की वैल्यू लिख दी, ए इन्वर्स की जगह पर ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी और b की जगह पर हमने b की वैल्यू लिख दी। अब इसको फर्स्ट रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1/8 किससे मल्टीप्लाई होगा, -12 से, प्लस 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 से। इसी तरह -3/16 किससे मल्टीप्लाई होगा, -12 से, और 1/8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से। जब भी रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला मेंबर पहले से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस लगाते हैं बीच में, फिर सेकंड मेंबर को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेकंड मेंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 प्लस 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 4 = 16, 4 3 = 12, तो माइनस माइनस प्लस 3/3 9/4 प्लस 1/8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, जब इसको 0 के साथ ऐड करवाएंगे तो -3/ ऐसे ही आ जाएगा, और 9/4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9/4। तो ये किसकी वैल्यूज़ आई हैं, x y की। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में। x की वैल्यू क्या आई है -3/2 और y की क्या वैल्यू आई है 9/4, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब सेम पार्ट को हम किससे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम x और y को अरेंज करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिख देंगे -4y = -12। सेकंड इक्वेशन में पहले 3x आ जाएगा, फिर 2y आ जाएगा। बिलफर्स यहाँ कांस्टेंट इक्वालिटी से पहले दिया हुआ था, तो हम उस कांस्टेंट को इक्वालिटी के बाद लेके जाते हैं, देन हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये = 0।
अब इसके बाद क्रैमर रूल के लिए हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C1 और C2 की वैल्यू। A1 A2 की वैल्यू क्या है, 2 और 3, 2 और 3। B1 B2 की वैल्यू क्या है, -4 और 2, जबकि C1 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 और 0। अब स्टार्टिंग फ्रॉम डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A ही 0 आ गया तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए A डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, क्रैमर रूल में A1 A2 B1 B2। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो A1 की जगह पर A1 की वैल्यू यानी 2, 3, -4 और 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, क्योंकि AD माइनस BC होता है, -4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस माइनस प्लस 4/3 12, 4 + 12 16 आ गया। तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर। तो हम इधर क्या लिख देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इट इज़ पॉसिबल। अब इट इज़ पॉसिबल A डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम करेंगे, A1 का डिटर्मिनेंट, A1 का डिटर्मिनेंट। तो A1 के डिटर्मिनेंट के लिए हम A1 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो A1 के डिटर्मिनेंट के लिए A1 किसके बराबर होता है, क्रैमर रूल में C1 C2 B1 B2। अब C1 C2 क्या है, -12 0 और B1 B2 क्या है, -4 और 2। अब डिटर्मिनेंट लेंगे तो -12 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से। इधर -4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 से। तो -12 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 2 = 24, माइनस प्लस 4/0 0। इधर क्या आ जाएगा आंसर, A1 डिटर्मिनेंट का -24। अब किसके लिए वर्क करेंगे, A2 के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर A2 का डिटर्मिनेंट। क्रैमर रूल में A2 किसके बराबर होता है, A2 का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A1 A2 C1 C2। तो A1 A2 की वैल्यू क्या है, 2 और 3, जबकि C1 और C2 की वैल्यू क्या है, -12 और 0। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2/0 0, माइनस प्लस 12/3 36 ऐसे ही आ गया। A2 का डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब जब A1 A2 और A का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे तो हम क्या फाइंड करते हैं, फॉर X किसके बराबर होता है, क्रैमर रूल में X बराबर होता है A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो A1 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, A1 का डिटर्मिनेंट बराबर आया -24 के और A का डिटर्मिनेंट बराबर आया है 16 के। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 8 2 द 16 और 8 3 द 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3/2। ये किसका आंसर आया है, X का। इसके बाद हम किसका आंसर फाइंड करेंगे, फॉर Y का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Y किसके बराबर होता है क्रैमर रूल में, Y = A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो A2 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया, 36 के, जबकि A का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 16 के। तो 4 4 × 16, 4 9 × 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, Y की। अब हम आंसर किस तरह से लिखते हैं, X, Y = -3/2 X का आंसर और Y 9/4। अब अगर हम इन्वर्जन मेथड देखें तो इन्वर्जन मेथड से X और Y का आंसर क्या आया था, -3/2 और 9/4, जबकि क्रैमर रूल को फॉलो किया तो क्रैमर रूल से भी आंसर सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स आंसर सही है। तो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा।